और हिंदू पक्ष यहाँ भी भगवान शिव का मंदिर होने का दावा करता है और इसे तेजो महालय मंदिर कहता है, जो वर्ष 1212 में बना था और इसे हिंदू राजा परमर दिदेव ने बनाया था। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर बुद्धा इंस्पायर्ड चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक के बाद एक ऐसे खुलासे लेकर के आया हूं जिसने पूरे देश के मीडिया जगत की पोल खोल करके रख दी है। गोदी मीडिया का असली चेहरा बेनकाब कर दिया गया है और साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि कैसे हमारे देश में दोहरे मापदंड चल रहे हैं। पहले एक बहुत बड़ी खबर जो आपको हैरान कर देगी, सुधीर चौधरी और आज तक के खिलाफ NBDSA ने ऐसा बड़ा खुलासा किया है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। और दूसरी खबर, अंजना ओम कश्यप ने YouTube पर पढ़ाने वाले लाखों टीचरों को 2 कौड़ी का बता दिया है और जिसका जवाब अब पूरे देश से उन्हें मिल रहा है। तीसरी खबर, मेरठ में एक हिंदू व्यक्ति ने खुद अपने घर के बाहर मांस का टुकड़ा रख करके मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की, लेकिन CCTV में सब कुछ कैद हो गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, एक ही दिन में 2 हत्याएं हुई, दोनों ही निंदनीय। दोनों में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन एक मामले में एनकाउंटर हो गया और दूसरे में नरमी बरती गई। ये सब खबरें आपको हैरान कर देगी, इसलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको वो बात बताऊंगा जो सब कुछ एक धागे से पिरो दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े फैसले की जो NBDSA ने सुधीर चौधरी और आज तक चैनल के खिलाफ दिया है। दोस्तों, सुधीर चौधरी आज तक से तो जा चुके हैं और वो DD न्यूज़ पर 14-15 करोड़ सालाना के मोटे पैकेज पर पहुंच गए हैं, लेकिन उनके पुराने गुनाह उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और अब उन पर गाज गिरने जा रही है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी कि NBDSA, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस AK सिकरी कर रहे हैं, उन्होंने 28 मई 2026 को आज तक चैनल और पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई एक ऐसे प्रसारण को लेकर के हुई जिसमें यह दावा किया गया कि ताजमहल मूल रूप से एक हिंदू मंदिर था। अब दोस्तों, मामला है क्या, ये जरा समझिए। 29 नवंबर 2024 को सुधीर चौधरी ने अपने शो ब्लैक एंड वाइट फुल एपिसोड में संभल जामा मस्जिद, अजमेर दरगाह और ताजमहल जैसी कई धार्मिक संरचनाओं के बारे में ऐतिहासिक दावे किए थे। उन्होंने ये दावा किया था कि ताजमहल असल में एक हिंदू शिव मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था और जो 1212 में हिंदू राजा परमर दिदेव ने बनवाया था। ये कितनी हास्यास्पद बात है दोस्तों। इतिहास को कैसे तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। ताजमहल अब लेकर चलते हैं। ताजमहल का जो मुख्य और बाहरी हिस्सा है उस पर भी कमल का फूल, त्रिशूल, नारियल और आम के पेड़ की पत्तियों जैसे चिन्ह बने हुए हैं और ये चिन्ह वैसे ही हैं जैसे कुतुब मीनार के पत्थरों पर मिलते हैं। और हिंदू पक्ष यहां भी भगवान शिव का मंदिर होने का दावा करता है और इसे तेजो महालय मंदिर कहता है, जो वर्ष 1212 में बना था और इसे हिंदू राजा परमर दिदेव ने बनाया था। यह दावा किया जाता है कि ताजमहल के स्थान पर पहले से एक महल था जिसे शाहजहां ने राजा जयसिंह से खरीदा था और इसके बाद इस महल की जगह पर ताजमहल का निर्माण। NBDSA ने अपने आदेश में कहा कि यह प्रसारण न्यूट्रलिटी और निष्पक्षता के मानकों पर खरा नहीं उतरता है। NBDSA ने पाया कि आज तक ने कुतुब मीनार के बारे में दावों को कवर करते वक्त जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की रिपोर्ट पर भरोसा किया, लेकिन ताजमहल पर रिपोर्टिंग करते समय इसी तरह के आधिकारिक रिकॉर्ड को छेड़ दिया। मतलब समझिए, जहां फायदा हुआ वहां ASI को कोट किया और जहां फायदा नहीं हुआ वहां ASI को छुपा लिया। यह कैसी पत्रकारिता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि ASI ने पहले ही ताजमहल के नीचे किसी मंदिर के होने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। बावजूद इसके सुधीर चौधरी ने अपने शो में ये झूठा दावा प्रसारित किया कि NBDSA ने अब आज तक को निर्देश दिया है कि वो ताजमहल से जुड़े हिस्सों को संपादित करे, हटाए या उपयुक्त रूप से संशोधित करे। और दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात है। ये मामला तब उठा जब एडवोकेट इंद्रजीत घोरपड़े ने एक रिव्यू एप्लीकेशन दायर की। पहले 23 दिसंबर 2025 को NBDSA ने इस शिकायत को खारिज कर दिया था और कहा था कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट का
उल्लंघन नहीं हुआ है। लेकिन रिव्यू एप्लीकेशन के बाद NBDSA ने अपना फैसला बदला और आज तक के खिलाफ कार्रवाई की। मतलब अगर कोई व्यक्ति लड़ने की हिम्मत रखे तो न्याय मिल सकता है। तो दोस्तों, अब इसी सुधीर चौधरी ने जो काला सफ़ेद यानी कि ब्लैक एंड वाइट शो शुरू किया था, उसमें कितने झूठ फैलाए गए होंगे सोच सकते हैं आप। और उनकी ही पुरानी सहयोगी अंजना ओम कश्यप, जो आज तक की मैनेजिंग एडिटर हैं, उन्होंने भी इस तरह की बहुत सी विवादास्पद बातें कही है, लेकिन उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब अंजना ओम कश्यप ने एक ऐसी बेहूदगी हरकत कर दी है कि पूरा देश उन पर भड़क उठा है। तो आइए अब चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर पर। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप ने अपनी एक प्राइम टाइम डिबेट में यूट्यूब पर पढ़ाने वाले लाखों टीचर को 2 कौड़ी का कह दिया है। उन्होंने कहा है कि ये टीचर कुछ नहीं जानते हैं, बस ब्लैक बोर्ड पर लकीरें खींचते हैं। ये पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि व्यूज बटोरने के लिए, ड्रामा करने के लिए और पैसे कमाने के लिए होता है। 29-30 मई 2026 को अंजना ओम कश्यप ने एक लाइव डिबेट में यूट्यूब एजुकेटर्स को धोखेबाज कह करके दिखाया है। 2 कौड़ी के हिंदी मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पूरी ऑनलाइन एजुकेशन कम्युनिटी को बदनाम किया। दोस्तों, इस बयान ने तुरंत सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया। खान सर ने अंजना पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग लाखों ग्रामीण और मध्यम वर्ग के छात्रों को सस्ती और सुलभ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनका इस तरह अपमान नहीं किया जाना चाहिए। मैथमेटिक्स एजुकेटर्स अभिनय शर्मा का जवाब भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और दोस्तों, यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। अंजना ओम कश्यप का गुस्सा यूट्यूब टीचर पर इसलिए फूटा क्योंकि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर ये टीचर खुलकर सरकार के खिलाफ बोल रहे थे और छात्रों के पक्ष में खड़े हो रहे थे। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, जानना ना कौड़ी, बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, जानना ना खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। नीट 2024 में 2 बार परीक्षा, दोनों पेपर लीक हुई और परीक्षा प्रणाली पूरी तरह ध्वस्त हो गई। इसके लिए जिम्मेदार थे HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो सवाल यह है दोस्तों, अंजना जी ने धर्मेंद्र प्रधान को ना जाने का कौड़ी क्यों नहीं कहा, जिन्होंने नीट की 2 परीक्षाएं ढंग से नहीं करवा पाए? रेल मंत्री से जाकर कब पूछेंगे कि लगातार रेल दुर्घटनाएं क्यों हो रही है? PM मोदी से कब पूछेंगे कि अर्थव्यवस्था इतनी गिर क्यों रही है, महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है? बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी से कब पूछेंगे कि एक चुने हुए सांसद अभिषेक बनर्जी पर वहां हमला क्यों हुआ? नहीं पूछेंगे, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत इनमें नहीं है। ये सिर्फ सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। यूट्यूब टीचर्स, किसान, मुसलमान, दलित, आदिवासी, ये सब सॉफ्ट टारगेट है इनके लिए। दोस्तों, याद रखिए, ये वही अंजना ओम कश्यप हैं जिन्होंने हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था, फेक न्यूज फैलाई थी, फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये वही अंजना ओम कश्यप हैं जो किसानों को उपद्रवी, उत्पाती, उग्रवादी और विदेशी फंडेड बता चुकी हैं। जब इस देश के किसानों को इन्होंने नहीं छोड़ा तो टीचर्स को क्यों छोड़ेंगी? दोस्तों, सोचिए, जो किसान अन्न उगाता है वो किसान ही अन्न इन सबके घरों में पहुंचाता है। इनके खुद के, इनके पति के, इनके बच्चों के, इनके ससुराल वालों के पेट इसी अन्न से भरते हैं और इसी किसान को इन्होंने उपद्रवी बता दिया। जब वो अपने हक के लिए दिल्ली की सरहदों पर खड़ा था। और दोस्तों, सबसे अहम बात, 31 मई 2026 तक भी ना तो अंजना ओम कश्यप ने माफी मांगी, ना ही चैनल की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया। हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। एजुकेटर्स के वीडियो लाखों लोग देख रहे हैं और छात्रों की पर्सनल टेस्टिमोनी सामने आ रही है कि कैसे ऑनलाइन एजुकेशन ने उनकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, खान सर का नाम जरा सोचिए। एक सामान्य टीचर जिसने पटना में एक छोटी सी कोचिंग शुरू की थी, आज उनके लाखों छात्र हैं देश भर में। गरीब घरों के बच्चे जो महंगी कोचिंग नहीं ले सकते, वो खान सर के मुफ्त लेक्चर देख करके UPSC, SSC, बैंकिंग जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अलक पांडे का नाम सुना है आपने, फिजिक्स वाला, जिनके लाखों छात्र IIT और नीट की तैयारी कर रहे हैं। अभिनय मैथ्स, जिनके पढ़ाए हुए बच्चे आज सरकारी नौकरी में हैं। ये सब टीचर गरीब छात्रों के मसीहा हैं और इन्हीं को अंजना ओम कश्यप ने 2 कौड़ी का बता दिया है। ये कितना बड़ा अपमान है।
उन सब छात्रों का जिनकी जिंदगी इन टीचर्स की वजह से बनी। अब दोस्तों चलते हैं अपनी तीसरी खबर पर जो आपका दिमाग चकरा देगा। मेरठ से एक ऐसी कहानी निकल करके आई है जो दिखाती है कि कैसे सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए जानबूझकर साजिशें रची जाती है। 29 मई 2026 को मेरठ में मवी मीरा गांव में एक हिंदू व्यक्ति जिसका नाम पुनीत है, सेंसर पाल का बेटा, उसने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को बताया कि उसके घर के बाहर मांस से भरा एक थैला पड़ा है। यह खबर तुरंत फैल गई, गांव वाले इकट्ठा हो गए, पुलिस मौके पर पहुंची और सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। सोचिए दोस्तों क्या हो रहा था। एक मांस का थैला, तुरंत मान लिया गया कि यह गाय का मांस है, मुसलमानों ने रखा है हिंदुओं को भड़काने के लिए, और गांव के लोग गुस्से में आ गए। पुलिस पर दबाव पड़ा कि मुसलमानों को पकड़ो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन दोस्तों पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो पूरी कहानी ही पलट गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि एक 12 साल का लड़का मयंक अपनी साइकिल पर मांस के पैकेट लेकर जा रहा था। मोड़ पर मुड़ते वक्त एक पैकेट गिर गया। फिर पुनीत ने ये गिरा हुआ पैकेट उठाया और जानबूझकर घर के पास मुख्य सड़क पर रख दिया। मतलब समझिए दोस्तों, पुनीत ने जानबूझकर एक झूठी कहानी गढ़ी ताकि गांव में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बने। और सबसे बड़ी बात, सीसीटीवी फुटेज में सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने पुनीत को गलत शिकायत दर्ज कराने और अधिकारियों को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। शाबाश पुलिस, कभी कभी सही काम भी कर देती है। अब दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए 11 अप्रैल 2025 को आगरा के एक जामा मस्जिद में एक व्यक्ति नजरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था जिसने मांस का टुकड़ा मस्जिद के अंदर रखा था। लेकिन इस बार खुद एक हिंदू व्यक्ति ने यह काम किया है। और दोस्तों मेरठ में ही दिसंबर 2025 में एक मामला हुआ था। मेरठ के थापर नगर में एक हिंदू परिवार ने अपना बंगला 1.46 करोड़ में एक मुस्लिम व्यक्ति सईद अहमद को बेचा था। इसके बाद हिंदुत्ववादी संगठनों ने जमकर विरोध किया, हनुमान चालीसा पढ़ी गई और मांग की गई कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो। फिर 30 नवंबर को पास के एक गुरुद्वारे के बाहर मांस के टुकड़े फेंक दिए गए। मेरठ पुलिस के क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आयुष सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यही सामने आया कि अज्ञात लोगों ने जानबूझकर के मांस फेंका था ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जा सके। मतलब समझिए दोस्तों, ये पूरी एक प्लानिंग चल रही है। हर जगह मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं, तुरंत मुसलमानों पर इल्जाम लगा दिया जा रहा है, सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है। और जब सीसीटीवी देखी जाती है तो पता चलता है कि ये काम खुद हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग कर रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया कभी ये नहीं दिखाता। गोदी मीडिया तो बस मुसलमानों को बदनाम करता है, मुसलमानों को आतंकवादी बताता है, मुसलमानों को बाहरी बताता है। ये है हमारे मीडिया का असली चेहरा। और कहाँ है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दिन भर हिंदू मुसलमान करते रहते हैं? क्या वो इस झूठी साजिश की निंदा करेंगे? क्या वो पुनीत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें तो सांप्रदायिक तनाव चाहिए, वोट बैंक के लिए चाहिए। अब दोस्तों चलते हैं अपनी सबसे चौंकाने वाली खबर पर। यह खबर एक ही दिन की 2 घटनाओं की है जो आपके हमारे देश की पुलिस व्यवस्था पर सोचने पर मजबूर कर देती है। 28 मई 2026 को बकरीद के दिन गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में 17 साल के सूर्या प्रताप चौहान की हत्या हो गई। आरोपी था असद। एफआईआर में 5 लोगों के नाम थे, 3 को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और असद फरार था। 31 मई 2026 की रात गाजियाबाद पुलिस ने असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस का कहना है कि असद बाइक से अपने एक दोस्त से पैसे लेने आ रहा था। पुलिस ने रोका तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। उसकी पिस्तौल और बाइक बरामद कर ली गई। दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सूर्या चौहान की हत्या सही थी। हत्या निंदनीय है और हत्यारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा कानून के हाथों मिलनी चाहिए, अदालत में मिलनी चाहिए, ना कि एनकाउंटर के नाम पर मिलनी चाहिए। अब दूसरी घटना सुनिए दोस्तों। 30 मई 2026 को दिल्ली के जहांगीरपुरी में 26 साल के अरबाज की हत्या हो गई। बकरीद की रात सिगरेट को लेकर के हुए विवाद में 6 से 7 लोगों ने उसे घेर करके चाकू से गोद दिया। उसके बड़े भाई तौफीक ने बताया कि उसके भाई ने फ़ोन किया था कि कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया है। जब तक वो पहुंचे तब तक उसे चाकू मार दिया गया था। पुलिस ने 3 नाबालिगों को पकड़ा। अब देखिए विडंबना दोस्तों, एक मामले में आरोपी असद को एनकाउंटर में मार दिया गया,
दूसरे मामले में आरोपी नाबालिग बता करके पकड़े गए और न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरेंगे। दोनों ही हत्याएं समान रूप से निंदनीय हैं। दोनों में बेगुनाह लोग मारे गए। दोनों जुल्म एक जैसा है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई दो तरह की क्यों? असद का नाम सुनकर के एनकाउंटर हो गया, सौरभ या कोई दूसरा नाम होता तो शायद न्यायालय में पेश किया जाता। ये कैसा इंसाफ है दोस्तों, ये कैसा कानून का राज है। और दोस्तों ये सिर्फ इन दो मामलों की बात नहीं है, पूरे देश में यही पैटर्न दिख रहा है। मुसलमान आरोपी हुआ तो एनकाउंटर, बुलडोजर, गोली। हिंदू आरोपी हुआ तो बेल, समझौता, रिहाई। एक तरफ नफरत के जहर भरे जा रहे हैं, दूसरी तरफ कानून भी पक्षपात कर रहा है। और इस सब के बीच में गोदी मीडिया एंकर पीछे से वही करते हैं जो सरकार चाहती है। यूट्यूब टीचर्स को गाली देते हैं, किसानों को आतंकवादी बताते हैं, मुसलमानों को विदेशी बताते हैं, अल्पसंख्यकों को दबाते हैं और सत्ता की चाटुकारिता करते हैं। दोस्तों अब वक्त आ गया है कि हम सब मिल करके इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएं। हम सब छोटे छोटे यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब करें, उनके वीडियो देखें और गोदी मीडिया का बहिष्कार करें। हमें यह बताना है कि हम सिर्फ हिंदू नहीं हैं, हम सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, हम सबसे पहले इंसान हैं और हम न्याय चाहते हैं सबके लिए, बिना भेदभाव के। और दोस्तों एक बात और, NBDSA की ये जो कार्रवाई हुई है सुधीर चौधरी और आज तक के खिलाफ, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति लड़ने की हिम्मत रखे, अगर कोई पीछे ना हटे, तो सिस्टम में भी कुछ बदलाव लाया जा सकता है। एडवोकेट इंद्रजीत घोरपड़े ने जो लड़ाई लड़ी वो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हमें भी अगर लगे कि कोई चैनल झूठ फैला रहा है, सांप्रदायिक तनाव भड़का रहा है, तो हम NBDSA या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। तो दोस्तों इन चारों बड़ी खबरों ने एक ही बात साबित कर दी है। एक तरफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, दूसरी तरफ सच बोलने वालों को दबाया जा रहा है। एक तरफ सांप्रदायिक तनाव की साजिशें रची जा रही है, दूसरी तरफ कानून का दोहरा मापदंड चल रहा है और इन सब के बीच में आम जनता पिस रही है। लेकिन उम्मीद बाकी है दोस्तों। आज यूट्यूब पर लाखों स्वतंत्र पत्रकार सच दिखा रहे हैं। आज लाखों टीचर्स गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर लाखों लोग गोदी मीडिया के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और यही उम्मीद हमारे लोकतंत्र को बचाएगी। तो दोस्तों इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सुधीर चौधरी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि अंजना ओम कश्यप को यूट्यूब टीचर से माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि पुनीत जैसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो सांप्रदायिक तनाव फैलाते हैं? और क्या आपको लगता है कि असद का एनकाउंटर सही था या उसे भी कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसी ज़रूरी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।